आज के शो में। रिकॉर्डिंग मंसूबा, कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान, रेफरेंस दायर। हुकूमत बलूचिस्तान के साबिक आला ओहदेदारान समेत 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। 30 साल के रिकॉर्ड की छानबीन के बाद नैब जिम्मेदारान तक पहुंच गई। बदउनवानी के तारीख बाप की गुत्थियां सुलझ गईं। नैब की तारीख का पेचीदा तरीन और करप्शन के वॉल्यूम के एतबार से सबसे बड़ा करप्शन रेफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। रिकॉर्डिंग मंसूबे के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट है। 26 अफराद के खिलाफ जो बलूचिस्तान हुकूमत में आला ओहदेदार रहे साबका या अफसरान रहे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद दायर किया गया। नैब की जानिब से इस केस को नैब की तारीख का पेचीदा तरीन केस करार दिया गया। नैब ने मजीद यह भी कहा कि वॉल्यूम यानी हजम के एतबार से भी यह मामला संगीन था और नैब के बड़े बड़े वाइट कॉलर केसेस में से एक बड़ा केस है, एक अहम तरीन तारीख की नैब का बड़ा तरीन केस है। इस पर इस अहम तरीन रेफरेंस में जिन अफसरान के नाम आए और क्या पस पर्दा हकायक बेनकाब हुए हैं, तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ अहम मालूमात आपके सामने। रिकॉर्डिंग मंसूबे के हवाले से जो नैब के मुताबिक कई सालों पर मुहित तफ्तीश के दौरान मुत्तादिद सरकारी महकमों की स्क्रूटनी की गई, यानी पूछगछ की गई और स्क्रूटनी की गई। सवालात के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क मुल्ज़मान को भी मुत्तादिद बार तलब किया गया। इस केस में नैब के मुताबिक तकरीबन अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए का नुकसान नैब इस वक्त कहता है कि कौमी खजाने को पहुंचा है और 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और रेफरेंस शवाहिद की रोशनी में चेयरमैन नैब की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद कोयटा की एहतसाब अदालत में दायर किया गया। रेफरेंस में जो रेफरेंस के नुकात है उसमें हुकूमत बलूचिस्तान के साबिक अफसरान और बैनुल अक़वामी कंपनियों को नामजद किया गया। बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल प्रॉपर्टी के माबैन ये मुआहदा तय पाया था। 1993 यानी 1993 में चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर्स जो है मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और बदउनवान अफसरान बिलखुसूस बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को गैर कानूनी तौर पर फायदा पहुंचाया। नैब तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा बाला मुआहदे की शराइत को मजबूत बनाने के लिए मुत्तादिद बार गैर कानूनी झेली मुआहदे भी यानी सब इस पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए गए। एक नई कंपनी टीटीसी को मुतारिफ करवाकर बलूचिस्तान में कानूनी में रियायत दी गई और इस सिलसिले में जो रियायत दी गई वो कवायद में गैर कानूनी तौर पर तरमीम की गई जो कौमी मफाद के खिलाफ था। इसके अलावा एक और अहम चीज जो नैब की तफ्तीश में सामने आई वो अराजी के अलॉटमेंट के मामलात है। अराजी के अलॉटमेंट और दीगर मामलात में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान की जानिब से संगीन बेज़ाब्तिगियां की गई। मुल्ज़िमान ने माली फवाइद हासिल करने का एतराफ भी किया है। गवाहान के बयानात और रिकॉर्ड से होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। इसी तरह टीसीसी जो इसके हुकूमती मुलाजमीन की रिश्वत देने और गैर कानूनी फवायद हासिल करने में मुलव्विस थे और टीटीसी के मुलाजमीन भी, और रिकॉर्ड एक मनसूबा जिसके जरिए मुल्क को अरबों रुपए की आमदन होने का इम्कान था, वो मतलूबा नताइज नहीं दे सका। नैब की प्रेस रिलीज में मजीद बताया गया, अगर इस प्रेस रिलीज को आपको सामने रखें तो उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड मंसूबे में कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान हुआ और बदउनवान अनासिर के खिलाफ 30 साल यानी 30 साल के रिकॉर्ड की छानबीन के बाद कानून जो ठोस शवाहिद हासिल किए कानून के मुताबिक और नैब ये रेफरेंस फाइल कर रहा है जो 26 अफसरान के खिलाफ है। ये कितना मजबूत रेफरेंस है। और रिकॉर्ड एक मंसूबे के हवाले से अहम चशमकुशा हकाइक जो इस रेफरेंस में बेनकाब हुए हैं। प्रोग्राम का आगाज उन्हीं से करते हैं। कोयटा के जो ब्यूरो चीफ हैं अब तक के सीनियर साफी नूरुल्लाह बुख्ती साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं। बुख्ती साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुसद्दिक अब्बासी ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक डीजी नैब भी साथ मौजूद हैं। आगाज प्रोग्राम का यहाँ से करते हैं। बुख्ती साहब ये फरमाइएगा कि ये रेफरेंस इस सिलसिले में 26 अफसरान जो हैं इनमें से कुछ ही गिरफ्तारी की इतलात भी हैं क्या इस्लामाबाद में? मुफ्ती साहब जी बिल्कुल, आज बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में नेब के जो काम है उन्होंने 2 अफसरान जो है वो गिरफ्तार किए हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से है। उनमें से बताया जा रहा है कि एक उनका चेयरमैन है जबकि एक और जो उसमें जिसका नाम था वो शामिल है। तमाम चूंकि ये गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं और वहीं पर उनको रखा गया है, वहीं पर ही उनसे तफ्तीश की जाएगी। जी सही। और इसके अलावा बुख्ती साहब क्योंकि ये जो केस है, ये मुआहदे आपने देखे अपने जब आप इसको कवर करते रहे इस मामले को, कितना संगीन है, क्योंकि नैब ये कह रहा है कि तारीख का वॉल्यूम के हिसाब से सब में बड़ा केस है नैब की तारीख का।
जी बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये नैब का बहुत बड़ा केस है। ये बहुत जो है इस मामले में अगर आप देखें गुज़िश्ता कई सालों से इस सिलसिले में बातचीत हो रही थी कि ये जो मुआहदा है इसमें करप्शन हुई है, जिसमें बजाय इसके कि हुकूमत को या बलूचिस्तान को कोई फ़ायदा हो, उल्टा नुकसान हो रहा है। ये आप देखें जब टीथियान से ये मुआहदा ख़त्म भी हुआ था तो इसका केस जो है उन्होंने केस किया था जिसमें अमानुल्लाह कनरानी साहब जो है वो पाकिस्तान से पेश हुए थे। लेकिन ये जो 30 साल का रिकॉर्ड इन्होंने अब आके निकाला है, अगर ये शुरू से निकाला जाता जब ये इस सिलसिले में, बल्कि वज़ीर आला जाम कमाल भी खुद इस बात की, उनका भी बयान है, उनका ये कहना है कि जो मुआहदा हुआ था उसमें माइंड द रूल जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। जबकि इसके अलावा पहले भी बहुत सी इस सिलसिले में बातें होती रही गुज़िश्ता कई सालों से कि ये मुआहदा जो है सही नहीं है। अगर उस वक्त नेब या दूसरे जो इदारे हैं अगर हरकत में आते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, 30 साल का रिकॉर्ड अभी अगर हुकूमत जो नेब हुकाम है उन्होंने निकाला है और उसमें 26 अफराद के नाम है, जिसमें 10 वो भी है जो टीथियान कंपनी के मुलाजिम है और वो पाकिस्तानी है। उन पर भी इल्जाम है कि उन्होंने रिश्वत लेने में और देने में दोनों में किरदार अदा किया है, उनका भी इसमें नाम है और जिनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने उनको 18 नवंबर को तलब भी किया है। जी, और ये आपको बताया चले कि रेफरेंस के अंदर और प्रेस रिलीज के अंदर भी लिखा गया कि महकमा माल के अफसरान की जानिब से जमीन की अलॉटमेंट और दीगर उमूर में भी शदीद बेकायदियां सामने आई। यानी नैब को जो सबूत मिले हैं उसमें जमीनों की अलॉटमेंट के हवाले से भी शदीद बेकायदियां हैं और इस मद में माली फवायद लेने का एतराफ भी किया गया है और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और गवाहान के बयान से चशमकुशा हकायक सामने आए हैं, जिसके मुताबिक टीटीसी के कारिंदे सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत देने और नाजायज तौर पर मफादात हासिल करने मुलविस पाए गए। इन्हीं करप्ट अनासिर की वजह से रेकोटेक मंसूबे में, जिसमें मुल्की खजाने को अरबों खरबों रुपए का नुकसान इस वक्त हो चुका है, अगर ये फायदा हो सकता था अगर बदउनवानी के नजरिए ना हुआ होता। मुसद्दिक अब्बासी साहब, हाउ बिग इज द केस? नैब तो कह रहा है कि तारीख का पेचीन क्यों है ये केस? मुझसे साहब पहले ये फरमाएं, क्यों है पेचीदा तरीन केस ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सरफान। बात यह है कि पहले तो आई थिंक अप्रिसिएशन जिस साहब ने भी कहा कि 30 साल पुराने केस को इस मौके तक लाना और उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत बड़ा कर जाता है नैब को, क्योंकि जो लोग करप्शन करते हैं वो सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, उसको वो टेम्पर करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, बाद जगहों पे आग भी लगा देते हैं। तो ये बड़ी बात है कि उस सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा किया गया पिछले 30 सालों का। बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क वसाइल के हिसाब से दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन अरबाब इक़्तिदार की करप्शन जो है उसके हिसाब से ये बदतरीन या बल्कि बदकिस्मती लोगों में शुमार होता है। हमारी ये बदकिस्मती है। अब देख लें 93 का ये केस है और 6 अरब डॉलर का आपको हर्जाना ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट कर चुकी है और उस पे इंटरेस्ट भी जो है दिन ब दिन लेवी होता जा रहा है। तो ये केस इतना जो बिलेटेड जिस तरह नूरलाई साहब ने कहा है आया तो है, लेकिन देखना ये होगा कि इसका फायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा। मैं सबसे पहली बात यह है, जिस तरह नूरलाई साहब ने कहा कि अगर कुछ अर्सा पहले, आज से 15-20 साल पहले इस केस को कहीं पे रेडार पे लाया जाता और इन्वेस्टिगेट किया जाता, उसका रिजल्ट कुछ और होता। इसका आपको सिर्फ एक फायदा ये हो सकता है जो मेरी नज़र में इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, कि उस कंपनी के साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने में, अगर आप देखें तो आरके का एक केस हुआ था, जो शिप आया था, टर्किश शिप था और वो उससे बिजली फार्म करनी थी, वो सिमिलर केस था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हैंडल कर दिया था बिकॉज उसमें बेबा करप्शन थी। तो वो भी ऐसे ही हुआ, वो केस फिर इंटरनेशनल कोर्ट में गया, वहां में पेनल्टी लग गई। फिर हमारी एजेंसीज के बगैर साहब को बल्कि ऑनर भी दिया गया, रिवार्ड दिया गया। उन्होंने फिर जाके वो लिंक्स निकाले जहां पे वहां करप्शन हुई थी और उस कंपनी ने करप्शन का पैसा लिया था। तो वो मजबूर हो गए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में। कुछ प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिप्लोमेटिक तरीके से टर्किश प्रेसिडेंट से बात की तो वो चीज सेटल हुई। हमें फायदा इसका ये होगा, जो सबसे बड़ा फायदा होगा, कि ये जो 6 बिलियन आस्ता आस्ता डॉलर स्वेल कर रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है कि हम इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने में ये एक बहुत बड़ा हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बिकॉज हम इंटरनेशनली इसको डिफेम कर सकते हैं इस कंपनी को, भाई ये करप्शन का प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और इसके आई एम श्योर इंटरनेशनल और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका क्रेडिट नैब को जाता है। और ये अगर सक्सीड कर दिए, नैब रेफरेंस में भी इस वक्त मुसद्दिक साहब, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में है नहीं, गैर मुल्की कंपनियों से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान में नहीं है। नैब कहती है कि हमने उनको मरासला या जो भी हमारा कम्युनिकेशन का तरीका था वो हमने किया है। तो आप
आपको लगता है कि ये यहाँ के और ये फायदा जो आप बता रहे हैं ये कब होगा, यानी ये रेफरेंस फाइल होके अगर कन्विक्ट हो जाते हैं और जो पाकिस्तान में नहीं है वो भी कन्विक्ट हो जाते हैं, फिर फायदा है इसका? देखिए सैफान, इसमें जो लग रहा है कि जो एब्सेंशिया में जो लोग हैं वो हैं जो इंटरनेशनल कंपनी के नुमाइंदे होंगे, जो मुल्क छोड़ चुके हैं। हो सकता है कंपनी ने भी उनको फॉरवर्ड कर दिया आज तक, बिकॉज केस बहुत पुराना है। तो ये वो लोग हैं जो समन हुए होंगे और वो नहीं आए होंगे। आई एम श्योरली दे आर नॉट गोइंग टू टर्न अप, वो कभी आएंगे भी नहीं। तो वो लोग एब्सेंशिया में रहेंगे। बाकी लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में केस तो चलेगा, लेकिन 26 अक्यूज का होना इटसेल्फ मीन कि अदालत के अंदर 26 वकला खड़े होंगे। इमेजिन करें कितना बड़ा केस होगा ये। इट्स अ ह्यूज केस। जितना बड़े ज्यादा अक्यूज होते हैं, इतने ज्यादा विटनेसेस होते हैं, लंबा रिकॉर्ड है, केस विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आपने देखा होगा पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कहा गया कि अभी डेली बेसिस पे केसेस को सुना जाएगा और एक्सपीरियंस ही की जाएगी। अदालतों का नंबर, जजेस का नंबर बढ़ाया जा रहा है। आप ही ने वो केस किया था। उम्मीद की जाती है कि ये केस इंशाल्लाह जल्दी अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। सही है। इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, कुछ और हकायक, पस पर्दा हकायक इस केस से मुताल्लिक जो तफ्तीश में सामने आए वो तमाम हकायक सामने रखेंगे। आपको बताएंगे किस तरह से करप्शन हुई, मुआहदे हुए, किस तरह से पाकिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानी एक्सचेकर को जो है पहुंचाया गया और क्या इसका फायदा होगा, क्या ये अमाउंट रिकवर हो सकती है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नैब की तारीख का पेचीदा तरीन, जो नैब खुद कहता है और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं बेनकाब। रिकॉर्डिंग मंसूबे के हवाले से नैब डॉक्यूमेंट्स और नैब की जो इस पर तफ्तीश है वो बताती है कि किस तरीके से 1993 में जो मुआहदा हुआ जिसको बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ब्रुकिन हिल्स प्रॉपर्टी के दरमियान जो इस वक्त मुआहदा हुआ जिसको कहा गया जी चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर, और इस मुआहदे के अंदर बताया गया कि हुकूमत बलूचिस्तान के कुछ अफसरान, बिलखुसूस बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से ऑस्ट्रेलवी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाया गया। कौमी मफादात से मुतसादम इस मुआहदे को की शराइत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान माइनिंग और रूल्स में तरमीम की गई, बल्कि बार बार गैर कानूनी तौर पर झेली मुआहदात के करके तेहतियान जो कंपनी है उसको उसके नामी नई कंपनी को मुतारिफ करा के अरबों रुपए के मजीद माली फवायद हासिल किए गए। अलावा अजीम महकमा माल के अफसरान की जानिब से भी ज़मीनों के मामले में अलॉटमेंट और दीगर उमूर में शदीद बेकायदगियाँ सामने आईं। नैब की तरफ से भरपूर रेफरेंस पेश हो गया, लेकिन ये 26 अफसरान, मैं नूरुल्लाह भुट्टी साहब से पूछूंगी कि हुकूमत किसकी थी, हम सब जानते हैं भुट्टी साहब, तो क्या ये 26 अफसरान कवर कर रहे हैं वो नाम सारे, या जो ऑफिशियल्स पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे? हमने शाहीन सबाई साहब की स्टोरी देखी थी, $260 बिलियन का मामला सामने आया था, जो मुलाकातें इस्लामाबाद में हुई थी उस वक्त की आला सियासी क़यादत की इन कंपनीज के साथ, क्या वो सब कवर हुए इस रेफरेंस में आपके नजदीक भुट्टी साहब? देखिए, उस वक्त जो हुकूमत थी उसमें निगरान हुकूमत भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल है, उसमें डॉक्टर मालिक साहब भी हैं, उसमें जो है दूसरे लोग भी हैं। लेकिन बात यह है कि जब या तो हुकूमत को उस वक्त चाहिए था कि जो मुआहदा था उसके साथ दोबारा बैठ के अलग एक मुआहदा करते, लेकिन जब आपने उनका मुआहदा कैंसिल किया, वो आपके पास आलमी अदालत इंसाफ में चले गए, वहाँ आप पर $6 अरब का जुर्माना हुआ है। अब ये बताएं कि वो $6 अरब कौन देगा? हुकूमत बलूचिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको $6 अरब देगी ना। मैं समझता हूं कि विफाकी हुकूमत जो है वो इस काबिल है कि $6 अरब का जो है वो तावान उनको दे या जो जुर्माना है वो दे। अब उस पे जैसे बाजी साहब ने बताया कि सूद और सूद आपको जाहिर है वो तो देना पड़ेगा, उनका जो एक तरीकाकार है। बात यह कि उस वक्त जो भी थे, अगर उस वक्त जब नेब पहले ये एक्शन लेती, नेब उस वक्त जब लोग कह रहे थे कि ये मुआहदा सही नहीं है, उस वक्त अगर नेब ये एक्शन लेती, उसमें जो भी आते मुलविस लोग होते उनको गिरफ्तार करती। अब बात यह है कि जिन लोगों के नाम आए, जिनको वारंट जिनके जारी किए हैं या जिनको नोटिस जारी किए गए, अब वो आके क्या बयान देते हैं, वो किसका नाम लेते हैं कि किसके कहने पे किया है, सूबाई हुकूमत के जो जिम्मेदारान थे उनके कहने पे किया है, या जो विफाकी हुकूमत के जिम्मेदारान हैं उनके कहने पे किया है। अब उसके बाद ये जो है ये कट्टा छट्टा
डेटा सारा खुलेगा कि कौन लोग उससे मुलविस है। लेकिन बहरहाल एक बात है कि बलूचिस्तान को जितना नुकसान इस मुआहदे से हुआ है, बजाय इसके कि बलूचिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा होता, उल्टा जो है वो नुकसान हुआ है। और आज इस पोजीशन पर हम आ गए हैं कि हमें उल्टा उनको, पहले जो उन्होंने हमसे यहाँ से सामान ले गए, कमाया, उन्होंने सब कुछ किया, अब वो $6 अरब भी हमने उनको देने हैं। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये कोई अक्लमंदी की हुकूमत ने उस टाइम जब मुआहदा मनसूख कर रहे थे अक्लमंदी का काम किया, अपने लोगों के साथ बैठते, जो भी इनके थे उनके साथ बैठ के मुआहदा दोबारा उनके साथ करते, अपनी शराइत पे करते, कुछ उनकी मानते। लेकिन जब रिश्वत, ये तो खैर ये हो ही नहीं सकता है कि जब रिश्वत दी जा रही थी या रिश्वत ली जा रही थी कि किसी को मालूम ना हो, मालूम सबको होता है। ये अलग बात है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, बता रहे हैं, इसका मतलब ये कि नूर साहब के अभी जो नाम आएंगे सामने, जब गवाहान पेश होंगे, जब शवाहिद पेश होंगे, जब पूछगछ होगी, जब अदालती मामला बढ़ेंगे और ज़ेर समाअत रेफरेंस होगा, आगे बढ़ेगा, तो बड़े सब रेफरेंसेस भी सामने आ सकते हैं, जिसमें और दीगर नाम भी हो सकते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हुकूमत के हों या वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत के हों, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नाम आ सकते हैं। ज़ाहिर अभी ये जो नाम आए, इन नेब ने कुछ लोगों से पूछगछ की थी, जो हमारे ज़राए वो ये कहना है कि उन लोगों ने ये नाम बताए जो 26 अफराद के नाम है, और उन्होंने कहा जी हम वादा गवाह के तौर पर पेश होंगे, ये अफसरान हैं जिनमें BDA जो है बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग शामिल हैं और दीगर लोग शामिल हैं, वो इसमें मुलविस हैं। उसके बाद ये सारी कार्रवाई अमल में आई है। लेकिन चूंकि अब ये कि 30 साल पुराना केस, ये बहरहाल ये हमारी समझ में नहीं था कि 30 साल आप जो है उसको करते हैं, या तो पहले जो नेब हुकाम थे या हमारी जो एंटी करप्शन के लोग थे या दूसरे जो भी अफसरान थे वो खामोश थे, या उन्होंने खुद ही जो है वो चश्मपोशी की हुई थी, अब आके जो है ये केस ओपन किया है जी। सही, और इसमें क्रेडिट जाता है जैसे जावेद इकबाल साहब को। और अगर इस रेफरेंस की इन पर्टिकुलर बात करें तो DG नैब बलूचिस्तान को, साथ साथ DG ऑपरेशंस जो इस वक्त जाहिर शाह साहब हैं, ये तमाम जो जिस तरह से ये रेफरेंस तैयार किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी आपने सुना कि पेचीदा तरीन केस है, क्योंकि 30 साल के डॉक्यूमेंट्स हैं, 30 साल के एविडेंसेस हैं, उनको स्क्रूटनाइज करना, फिर पूछताछ करना, फिर वो एविडेंसेस को सेफ रिकॉर्ड में रखना ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो ये बड़ा अहम और कठिन रेफरेंस है नैब के लिए, और नैब एक इंपॉर्टेंट जिस वक्त मामले को बेनकाब करिए। मुसद्दिक साहब, ये अब इस रेफरेंस को लेकर आप कह रहे हैं कि इसका फायदा ये हो सकता है कि आगे जो रिकवरी है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट सेटलमेंट में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में मदद हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ मुल्जिमान है, क्या उनसे भी रिकवरी हो सकती है? और वो मुल्जिमान ये 26 है या ये बढ़ सकते हैं आगे? मुसद्दिक साहब। सफान, बात यह है कि जो नुकसान का हजम है वो खरबों में है और अरबों में है जी। हम करते ये हैं कि अपनी बोटी के लिए जो है ना, वो स्टेट के बकरे को ज़बह कर देते हैं, ये उस तरह से हुआ है। मकसद रिकवरी ये होगी कि जो साथ साथ नैब ने इन सब मुजरिमों का एसेट्स का जो है ना केस बनाने शुरू कर दिए होंगे कि इनके एसेट्स पहले क्या थे, इन केसेस के बाद इनके पास एसेट्स कितने बने हैं। तो माइट भी कि वो एसेट्स में इनकी कन्फिस्केशन से या जो ट्रायल्स होंगे उसके बाद कुछ ना कुछ रिकवरी हो, लेकिन एज सच जिस तरह का लॉस हुआ है उसकी रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल जीरो है। दूसरी जो बात मैं आपके तवस्सुत से इस प्रोग्राम के हिसाब से बताना चाहता हूँ, ये जो लोग पाकिस्तान में हैं मुसद्दिक साहब, उनसे भी रिकवरी के चांसेस जीरो हैं, ऐसा क्यों? नहीं, उनसे हो सकते हैं, उनके एसेट्स के थ्रू ही हो सकते हैं कि आपने जो एसेट्स बनाए हैं, जो आउट ऑफ द जो ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो एसेट्स बने होंगे, जो उनके वर्थ नहीं होगी, तो वो बाद में ट्रायल में जाके प्रॉपर्टी उनकी कन्फिस्केट करके, फाइन करके, स्टेट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू रिकवर किया जा सकता है। लेकिन दैट विल बी अ पीनट, उसका मुकाबला जो नुकसान कर गए ये लोग वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा। मैंने जो पहले बताया कि इसका एडवांटेज सिर्फ आपको इंटरनेशनल लेवल पे ही हो सकता है कि अगर इसको एपेक्स कोर्ट तक एस्टेब्लिश कर जाएं कि जनाब इस कंपनी ने करप्शन की, इसने कनाइव किया गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, और जो इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, लैंड लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट था, तो फिर आपको वहां से सहूलत मिल सकती है इंटरनेशनल लॉ से, या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है वहां से, क्योंकि फाइन तो आपको हो चुका है, अभी ये हो सकता है। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से वो ये है कि अभी एक चीज आपने नोट की होगी कि अभी बलूचिस्तान हुकूमत ने एक खुद अपनी कंपनी बनाई है और वो इसकी माइनिंग शुरू कर रहे हैं। तो मेरी नैब से एक गुजारिश है कि बलूचिस्तान की कारकर्दगी आप पहले देख चुके हैं, मैं वहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहा हूँ। अच्छा, मैं मुझसे आगे जात नहीं, क्योंकि अनवर मंसूर खान साहब भी साथ हैं, ब्रीफली साथ हैं इस पे बात करने के लिए, मैं आपकी बात भी कंटिन्यू करता हूँ। अनवर मंसूर साहब, ये आप साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, आप कैसा देखते हैं नैब की तरफ से एक रेफरेंस तो दायर कर दिया गया है, 26 मुल्जिमान को नामजद कर दिया गया है, इसका फायदा हो सकता है पाकिस्तान को, या कोई किसी तरह का मटीरियल बेनिफिट इससे आपको नजर आता है ऑन लीगल ग्राउंड्स? अनवर मंसूर साहब, देखिए बात ये है कि एक इसकी रेफरेंस वो फाइल हुआ है अपील उसकी,
जी। और जाहिर है कि जो कोर्ट ने वहां पर कहा है, जो आर्बिट्रेशन में हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई हमें सबूत नहीं मिला है कि जहां पर के कोई इनकी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हुई हो। सही। जब उन्होंने ये बात कही, हमने वहां पर जरूर ग्राउंड लिया हुआ था कि उन्होंने रिश्वतें दी हैं और रिश्वतें उन्होंने ली हैं, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स को ऑल्टर किया गया है, सब ये सब बातें हमने की हैं। मगर उधर कोर्ट ने ये कह दिया कैटेगोरिकली कि ये वो सबूत नहीं है कि जिनकी वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। अब नैब ने किन ग्राउंड के ऊपर फाइल किया है, कौन से सबूत हैं उनके पास, जब तक कि मेरे पास ये चीजें नहीं होंगी इट विल बी इम्पॉसिबल कि मैं ये कह सकूं कि ये सबूत पे हाँ बहुत अच्छा केस बन सकता है और हमें फायदा हो जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए ये बहुत क्रूशल है कि इतने अरसे कौन सी फाइलें ली हैं। वो सब फाइलें जो हैं वो एक दफा निकल चुकी हैं, 30 साल पुरानी जो फाइलें हैं वो सब के सब पेश हो चुकी हैं आर्बिट्रेशन के अंदर, मगर वहां पर भी कुछ नहीं मिला। और पता नहीं यहाँ पर कौन सी नए डॉक्यूमेंट आए हैं जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। बेसिकली हमारा भी केस यही है बेसिकली कि इन्होंने रिश्वतें ली हैं, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर हॉलीडेज पे भेजा था, मुख्तलिफ चीजों उन्होंने किए थे, मगर उन्होंने कहा कि ये वो चीजें नहीं है जो रिश्वत के जुमरे में आती हैं। तो अब इसके अंदर नैब को बहुत ही सीरियसली ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी कि जहाँ पे कि जेन्युइनली केस बन सकता है। एग्जैक्टली मसूद साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और ये बड़ी अहम बात की है मसूद साहब ने कि लीगली हमें कितना इसको जो नैब को मिले हैं उसको लीगली एस्टैब्लिश करना नैब के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, और वो क्या नए एविडेंसेस हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम हक़ाइक़ करेंगे। बेनकाब हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में रिकॉर्डिंग रेफरेंस के हवाले से अहम तरीन मालूमात आपके सामने रख रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा कौमी एक्सचेकर, यानी एक्सचेकर को इसका फायदा किस तरह से पहुंच सकता है। $260 बिलियन जब ये इनिशियली रिपोर्ट हुआ था, आज नैब कह रही है कि वॉल्यूम के हिसाब से इट इज द बिगेस्ट एवर रेफरेंस फाइल्ड, मतलब इट इज वॉल्यूम के हिसाब से और पेचीदा तरीन के लिहाज से भी। मैं आपको, क्योंकि अनवर मंसूर साहब ने जो बात की है कि कोर्ट में इससे पहले बहुत से एविडेंसेस पेश हो चुके हैं, इसमें नया क्या है। नैब ये कहता है कि इस वक्त जो जांच पड़ताल की गई 30 बरस के रिकॉर्ड की, बदनवानी के इस तारीख बाप की तहकीकात के लिए 30 बरस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई, बैरून मुल्क मुकीम मुलजिमान को नोटिस भेजे गए, और ये कहा गया जी कि बड़ा पेचीदा केस था, जो 30 ईयर्स के एविडेंस थे और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और गवाह के बयान से चशमकुशा हकायक सामने आए। अब वो कौन से चशमकुशा हकायक हैं मुसद्दिक साहब, जो अनवर मंसूर साहब फरमा रहे थे बतौर साबिक अटॉर्नी जनरल कि वो उस वक्त नहीं आए और अब नैब इस वक्त लेकर आया है। What is new in this? बात यह सैफान, इसमें एक चीज ज़हन में रखिए कि अगली हेयरिंग इंटरनेशनल कोर्ट की मई 2021 में है जी। आपके पास टोटल 6 मंथ्स बाकी हैं, और जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं और उन्होंने भी कहा है, इस बात पे एम्फेसिस ले किए हैं कि उस दौरान अगर हम जो एविडेंस आ रही है वो ये है कि जो वादा माफ गवाह हैं, आई एम श्योर वो कहीं जाके आपको कंक्रीट एविडेंस देंगे, क्योंकि ये बहुत जो वादा माफ गवाह होता है इसके, क्योंकि अक्यूज भी होता है और इसके पास तमाम उस जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसके राज भी होते हैं, तो माइट भी वहां से नैब को कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कि वादा माफ गवाह सबूत देंगे, लेकिन जो अभी रेफरेंस में एविडेंस लगा है वो नया नहीं है, वो पुराना है, ये हम कह सकते हैं। देखिए, रिकॉर्ड तो पुराना ही होगा, लेकिन जो चीज रिवील हुई है ना वो ये हुई है कि वो कहते हैं हमने रिश्वत ली है, हमने बेनिफिट लिया है। ये कन्फेशन जो इटसेल्फ है ना, ये एक बहुत बड़ी कन्फेशन है कि हमने जी, और डेफिनेटली वो लिंक कर दिया जाएगा उनके अकाउंट के साथ उस वक्त की जो उनकी स्वेलिंग हुई होगी उनके एसेट्स की, तो वो उस लिहाज से कॉर्पोरेट करके ना एविडेंस को तो नैब एस्टैब्लिश कर ले कि हाँ इन्होंने रिश्वत ली थी और रिश्वत देने वाले जो है वो फॉरेनर्स थे।
ये चीज जब एस्टेब्लिश हो जाएगी तो 2021 में जो मई में हमारी हियरिंग है नेक्स्ट, जहाँ पे हम अपील में जा रहे हैं, तो माइट भी ये हमारे वहां पे केस को स्ट्रेंथन कर सकेगा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ अगली, वो ये खौफनाक बात जो है वो पता चली है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने खुद एक कंपनी बनाई है जो अभी माइनिंग करेगी। इस पे एक और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अभी से पढ़ लें, बिकॉज बात ये है, मैं माइंडसेट को जानता हूँ, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहा हूँ, ये हुकूमत का काम ही नहीं है कि इस तरह के काम करना। इट्स नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो टू डू द बिजनेस। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अगर पार्टनरशिप है तो हो सकता है ये कामयाब हो, वरना हम एक और डिजास्टर की तरफ चले जाएंगे। बिकॉज गवर्नमेंट, और वो भी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जिसके फेडरल से ऑफिसर जाते हैं, वहाँ पे पोस्ट होते हैं, वहाँ पे सर्व करते हैं, वो अगर कंपनी बना के चलाएगी तो आई गॉट ऑल माई रिजर्वेशन कि ये कंपनी फिर फ्लॉप होगी और एक और केस इसमें बनेगा। इसमें रिक्वेस्ट ये है या तो नैब इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करे, नैब बलूचिस्तान, और देखे इसकी ट्रांसपेरेंसी को, वरना ये अगेन वी आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ टाइम और मनी। दूसरी बात ये है जी क्योंकि ये जो आपने बात की बड़ी है, मैं मुस्तफा साहब बताते चलूं क्योंकि हमने आज सुबह से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं या दीगर ऑफिशियल्स हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई इस पर कमेंट करने को आया नहीं। इनफैक्ट जो बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी कमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा आप उनसे ले लें, कमेंट इनसे ले लें। तो मुस्तफा साहब ये हुआ है इस वक्त, आज हमारे साथ भी स्टोरी के कवर करते के दौरान हुआ है कि कोई हमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला, उधर से मौक़िफ़ नहीं मिला। नहीं, जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो बिकॉज केस इस तरह का है कि लोग उसके बारे में डेफिनेटली बोलेंगे कम, लेकिन चीजें तो मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। अगली बात जो मैं आपके प्रोग्राम के वसात से बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सॉवरेन गारंटी स्टेट की होती है, गवर्नमेंट की होती है, तो आपके पास एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है फेडरल लेवल पे। तो इस तरह के इंटरनेशनल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोविंसेस के ऊपर ओवरसी करे, बिकॉज अभी 6 बिलियन भरने तो 20 करोड़ आवाम ने हैं, लेकिन करप्शन जो किया है वो बलूचिस्तान के ऑफिशियल्स करके चले गए। तो आई थिंक दिस हैज टू सीड इनटू कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट शुड कम इन, वो उसको वेट करे, वो उसको टेस्टिफाई करे, उसको मॉनिटर करे। ये बात भी मैं आपके बुट्टी साहब लास्टली आप, क्योंकि मुसद्दिक साहब जो बता रहे हैं कि कंपनी अपनी बना के कर रहे हैं माइनिंग वगैरह, तो ये इस पर आपको कोई इस पर इनसाइड है? देखिए बात यह है कि क्या बलूचिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि वो अपनी कंपनी बनाए? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि वो मशीनरी, वो चीज़ें जो बलूचिस्तान अपने जो यहाँ पर उसके तरक्याती काम है वो मुश्किल से होते हैं, तो बलूचिस्तान जो है वो जाके एक कंपनी बनाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं मुसद्दिक साहब से माजरत के साथ कि चूँकि नेब में रहे, नेब ने अब तक जितने भी केस बनाए जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल किसी पे मुलजमान को सज़ा नहीं हुई। नेब कोर्ट ने तो उसको सजा दी, आगे वो अपील में चले गए, वहां से वो उनको जो है वो रिलीफ मिल गया। अगर वो उस कोर्ट से उनको सजा हुई तो वो बड़ी कोर्ट में चले गए, वहां से उनको रिलीफ मिला। अब देखना यह है कि ये जो इनके पास शवाहिद हैं, जो इन्होंने रेफरेंस दायर किया है, उन मुलजमान को सजा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और बेनकाब में आज आपको बताते चलें कि पोलियो की मुहिम इस वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम का इस वक्त आगाज़ हो चुका है और आप पर लाजमी है कि आप 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं, क्योंकि अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से आप इस वक्त परेशान हैं और मुस्तकबिल को आप चाहते हैं कि खतरा ना हो, तो आपको लाजमी जब पोलियो टीम आपके घर आए तो आपको उनको ये 2 कतरे लाजमी पिलाने। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन पोलियो के। प्रोग्राम में साहब, आपका पैगाम क्या होगा उन तमाम वालिदैन को जो प्रोग्राम देख रहे हैं? क्या पैगाम होगा आपका? पैगाम ये है कि जनाब हमें याद रखना चाहिए कि ये वो मूजी मरज है जो एक मरतबा लग जाए तो ला इलाज है, और ये मरज अगर हिफाजती तदाबीर ना करें, कतरे ना पिलाए जाएंगे, तो न सिर्फ उस बच्चे को नुकसान कर सकता है, मगर उसके गर्द व नवाह में उसके साथियों को, उनके दोस्तों को, उस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है, फैलता जाता है। इसलिए ये भी याद करना चाहिए कि जो कतरे हैं वो हर इतने सारे ममालिक से पोलियो को भगा चुका है। हमारे पास सिर्फ 2 ममालिक रह गए पूरी दुनिया में सैकड़ों में से जिनमें पोलियो रह गया है, और इसकी वजह ये सिर्फ ये है कि हमने उतनी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है और उसके पीछे शिद्दत से गए नहीं है ताकि हम उसको भगा सकें। ये कतरे इंडोनेशिया से आ रहे हैं आजकल, और बहुत ही अच्छे कतरे हैं, अब इंडोनेशिया वालों ने भी भगा दिया है, बाकी हम रह गए हैं। तो हमें भी चाहिए कि इन बीमारियों के खिलाफ बार बार कतरे पिलाएं, जब भी आए 5 साल से कम वाले बच्चों को पिलाएं। आपके घर के अंदर जो भी बच्चे, नौज़ायदा बच्चा भी है तो उनको कतरे पिलाएं,
और कतरे पिलाने से हम अपने सैलाब का जो रुख है वो बदल सकते हैं, बीमारी का सैलाब कहते हैं, और हमारे बच्चों को महफूज कर सकते हैं। याद रखें कि कतरों पिलाने से बच्चे को फायदा रहेगा और नुकसान कोई नहीं। इकबाल मेमन साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप टेक्निकल बोर्ड के जो मेंबर है पोलियो के हवाले से पैगाम अहम दिया है, कतरे लाजमी पिलाने हैं, आपको शिकस्त देनी है। जब पूरी दुनिया शिकस्त दे सकी है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने सारे एड्रेस फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।